अलग है। ठीक है, हम विविधता को कैसे समझे? ठीक है, हम विविधता को कैसे समझे? करीब 200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था। देखिए, जब आज से हम चलते हैं 100 साल पहले, ठीक है, 200 छोड़िए ना, 200 साल, 100 साल पहले चलते हैं, तो आज से तो हम रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन में नहीं था। तब लोग संसार से एक भाग से दूसरी भाग की यात्रा करते थे। वे पानी जहाज या घोड़ों, ऊंट पर बैठकर या फिर पैदल चलकर करते थे। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया। ठीक है, समझाने वाला कोई बात ही नहीं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, ज़मीन की तलाश या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। ये जो यात्राएं की जाती थी या फिर बसने के लिए, ज़मीन या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। इसके अलावा जो इतना सब कुछ होने, मतलब इतना जो ये तो फैक्टर था। और फिर इसके अलावा मान लीजिए कहीं पे सुखाड़ आ जाता है, तो या फिर कहीं पे बीमारी आ जाता है, अगर देखा जाए तो, अगर हम इसको 21वीं सदी से जोड़े, तो जैसे अभी कोरोना आ गया है, तो हम तो कभी रहना तो यहीं, हमको कहीं छोड़ कर नहीं जाता। लेकिन अगर यही कोरोना अगर 100 साल पहले आता, तो हम जिस मोहल्ले में, उसको छोड़ के हम दूसरे जगह चले जाते हैं। खैर, ये तो पूरी दुनिया में आया हुआ है, जाते भी कहाँ। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। कुछ लोग जो है काम की तलाश में घर छोड़ते थे, तो कुछ युद्ध के कारण, और कुछ बीमारी के कारण, और फिर कुछ भोजन की तलाश में, और या फिर कुछ बसने के लिए घर छोड़ देते थे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया, आई होप। अब देखिए, इसके बाद जो है, लोग जब नई जगह पर बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। अब देखिए, अगर हम यहाँ से हम वैसा, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे अगर हम कोई कपड़ा पहन रहे हैं, ठीक है, अगर हम वेस्टर्न कंट्री जाते हैं, तो हमको वेस्टर्न कंट्री की तरह अपने आप को अडेप्ट करना होगा, और वैसा भाषाएं बोलना होगा। ठीक है, तभी हम वहाँ बह सकते हैं। तो उसी तरह जब लोग नई जगह पे बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे, कुछ चीज़ें जो है वो वहाँ से अपना लेते हैं, चाहे वो बोली हो या फिर रहन सहन हो। लेकिन कुछ चीज़ें अपने ही पुराने धर्रों पर चलते थे। ठीक है, खान पान जो अपने पुराने धर्रों पर चलते थे। इसी तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था, और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति उभरती। देखिए, समझते हैं इसको बढ़िया से। मान लीजिए अंग्रेज हमारे यहाँ आए, ठीक है, अंग्रेज आए, तो अंग्रेज के आने से क्या हुआ, अंग्रेज का जो संस्कृति था पैंट शर्ट, उसको हम लोग अपना लिए। ठीक है, अंग्रेज का जो पैंट शर्ट का जो कल्चर था, उसको हम लोग अपना लिए, और आज भी अपनाए हुए हैं। और फिर जो है हम लोग का जो वैदिक है, वैदिक ज्ञान जो है, उसको वो लोग अपना। तो इस तरह से मिला जुला मिश्रण जो है सांस्कृतिक का बना। अलग अलग क्षेत्रों का, उसी वही यहाँ समझाया जाए, अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया। अगर हम अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि किस तरह जो है विभिन्न संस्कृति जो है प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति का आकार देने में सहयोग किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाता है। अब देखिए, अगर हम इतिहास को पलटाते हैं, अगर हम इतिहास देखते हैं, तो कई क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह जो विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों, कैसे जो विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया। मतलब किस तरह से जो वहाँ का सांस्कृतिक जो है कैसे डेवलप हुआ, वहाँ की संस्कृति को कैसे फ्रेमवर्क मिला, वो अगर हम देखें, अगर उसके हिस्ट्री को देखें, तो हमें पता चलेगा कि वो विविधता संपन्न हो जाती है। विविधता मतलब किस तरह से कल्चर शेयर होता है, और फिर ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर वो जो है डाइवर्सिटी में बदल जाती है, विविधता संपन्न हो जाती है। ठीक है, संपन्न हो जाती है। ठीक इसी प्रकार लोग अलग तरह की भौगोलिक
स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसमें भी विविधता उत्पन्न होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोग को कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौगोलिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वही इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर निर्भर रहते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह से भौगोलिक स्थितियों से आते हैं, उस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उनकी विविधता उत्पन्न होती है। और फिर उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाला एक व्यक्ति है और फिर एक पहाड़ के पास रहने वाला व्यक्ति है, तो दोनों के खान पान, पहनावे ओढ़ावे, ठीक है, वो सब अलग ही होंगे। न केवल कपड़ा, बल्कि वहाँ के लोग, कपड़े, खान पान, आदतों में भी फ़र्क ही मिलेगा। ठीक है, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। वो जो काम करेंगे वो भी अलग। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका, देखिए, शहर में जो है लोग को क्या है, गए मिश्रा जी नापिए 2 किलो चावल, नाप के चले। तो आखिर अब जो है गांव में क्या है, गए वहाँ फिर बीज डालते हैं, खेती करते हैं, उसके बाद उगाते हैं, फिर ला के खाते हैं। तो भाई यहाँ पे बोला कि अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन से देखा जाए तो अगर एक आदमी समुद्र के किनारे रहता है और एक आदमी पहाड़ पे रहता है, तो दोनों का काम, खान पीना और पहनावा ओढ़ावा वो सब अलग होगा। वे अब आइए भारत के 2 भाग, अब देखिए भारत के जो है 2 भाग, लद्दाख और केरल का उदाहरण के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। अब देखिए, हम तो आपको ये बता दिए कि भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण भी जो है वो विविधता पर असर डालती है। ठीक है, अब हम ये अच्छी तरह समझेंगे कि 2 स्टेट का जो है, भारत की जो है 2 अलग अलग, उदाहरण के लिए जो समझने के लिए भारत की 2 अलग अलग भागों का अध्ययन करेंगे एक एक करके। ठीक है, उसका जो है उनकी जो भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों का इस पर क्या असर पड़ता है, उनकी विविधता पर क्या असर पड़ता है। चलिए, अब पढ़ेंगे लद्दाख जो है जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, ये तो समझ गए। लद्दाख जो जम्मू कश्मीर में बसा हुआ है, यहाँ जो है बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, और ये इलाके हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के लिए पानी योग्य गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। देखिए, लद्दाख जो जम्मू कश्मीर में बसा हुआ है और यहाँ पर खेती नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है और पीने के लिए जो पानी बहुत कम है, क्योंकि सब पानी ठंडा होकर जम जाता है। यहाँ के लोग खास किस्म की बकरी पालते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक है, ये ऊन कीमती है। ठीक है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। ये ऊन जो है बहुत कीमती है। पश्मीना ऊन जो है आपको लगभग, अगर आप एक शॉल लीजिएगा तो 60-70 हज़ार लग ही जाएगा एटलीस्ट 60-70 हज़ार से स्टार्टिंग है। वो लो ग्रेड का, आगे बहुत महंगा होता है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। लद्दाख के जो लोग हैं इसको जो है बड़ी पश्मीना ऊन को जो है बड़ी इकट्ठा करके जो है लोग बड़ी सावधानी से व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉल बुनी जाती है, मतलब कश्मीर में ही पश्मीना शॉल बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना और मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी, याक होती है। हर एक परिवार जो है मोस्टली जो है यहाँ कश्मीर में जो है गाय, बकरी और याक पालता है। रेगिस्तान होने के ये मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं होते। रेगिस्तान होने का ये मतलब नहीं कि यहाँ व्यापारी नहीं आते। ठीक है, लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। लद्दाख को जो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। क्यों? यह घाटियाँ हैं जिनसे गुज्जर का मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। जाइए खोल के देखिए मैप, वर्ल्ड मैप खोलिए एशिया का और देखिए, लद्दाख जो है व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुज्जर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुंचते थे। जिनसे गुज्जर जो है मध्य एशिया के जो इलाके हैं वहाँ से व्यापारी
इस वहाँ पे कई घाटियाँ हैं जिससे जो है गुज्जर जो है मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ठीक है, ये अब चाइना में है। ठीक है, ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चे रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख के रास्ते जो है बौद्ध धर्म जो है कहाँ से पहुंचा, ये एक पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध धर्म जो है तिब्बत कैसे पहुंचा। तो लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को जो छोटा तिब्बत कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय होता है। क्या हो रहा है? और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में जो है मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। लद्दाख में जो है कविता और गानों का बहुत समृद्ध मौखिक संग्रह है, कलेक्शन है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बुद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। देखिए, लद्दाख को जो है वो छोटा तिब्बत कहा जाता है। सबसे पहली बात, आखिर ऐसा क्यों? ठीक है, तो यहाँ का जो लोग है वो जो 400 साल पहले यहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। ठीक है, और यहाँ पर जो है अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख के गानों और कविताओं का ही बहुत समृद्ध मौखिक संग्रह है। यहाँ पर जो लद्दाख में जो गानों और कविताओं का बहुत जो है समृद्ध मौखिक संग्रह है, कलेक्शन है। तिब्बत का ग्रंथ जो है केसर सागा, उसको लद्दाख का जो काफ़ी प्रचलित है लद्दाख में, उसको स्थानीय रूप में मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। ठीक है, उस पर नाटक खेलते हैं, इसलिए जो है लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत कहा गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे केरल का। ठीक है, लद्दाख को देख लें कि लद्दाख के लोग जो है कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, वहाँ कैसे रहते हैं, और वहाँ जो व्यापारियों और ऐतिहासिक और धार्मिक तरह से लद्दाख का स्टेटस हम लोग देख लिया। अब हम पढ़ेंगे केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है राज्य है। केरल जो है भारत का दक्षिणी, मान लीजिए ये है पूर्वी राज्य। ठीक है, और ये पश्चिमी राज्य, और ये दक्षिणी, और ये उत्तरी। ठीक है, तो दक्षिणी यानी इधर हो गया। ठीक है, और पूर्वी यानी इधर हो गया। पश्चिमी इधर हो गया। तो यहाँ पे बसा हुआ है। ठीक है, कोने में बसा हुआ राज्य है। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। ठीक है, ये जो है एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। ठीक है, प्लीज़ आप मैप खोल के देख लीजिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि केरल कहाँ पर है और ये जो है इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले, ठीक है, इन पहाड़ियों पर जो है विविध मतलब बहुत तरह के जो है मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारी के लिए बहुत ही आकर्षक बना। ठीक है, देखिए अगर हम इसके बारे में लद्दाख के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है विविध तरह के मसाले, ये मसाला के लिए ही फेमस है। आज से तकरीबन 700 साल पहले भी केरल के मसाले जो है पूरी दुनिया में फेमस है, जिसकी वजह से यहाँ पर यूरोपीय और औपनिवेशिक ताकत का जो है आगमन हुआ। औपनिवेशिक ताकत यहाँ उसको खींच लाई। ठीक है, जो काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारी के लिए बहुत ही आकर्षक बना। ठीक है, सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापार केरल आए। सबसे पहले जो है अरबी और यहूदी जो है कि व्यापारी जो है केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, ऐसा माना जाता है कि धर्मदूत में यानी कि राजदूत जिसे हम कहते हैं, धर्मदूत यानी मैसेंजर जो है धर्म का जो मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉफिट जो होते हैं, संत थॉमस जो लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। ठीक है, मतलब ईसाई के जो धर्मदूत थे सेंट थॉमस, वो लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ठीक है, संत थॉमस को। ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, संत थॉमस को। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, वही अपना यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो बहुत व्यापारी आए। ठीक है, और आप हमको कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले जो है कौन आया भारत। ठीक है,
यहाँ आकर जो है बस गए। इब्न बतूता जो है एक एक्सप्लोरर है, ठीक है। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, ठीक है, उन्होंने अपनी यात्रा को वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय जो है यहाँ पर उनकी जो है बड़ी इज्जत थी। भारत में जो है मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत थी, ठीक है। वास्को डिगामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचा, ठीक है। वास्को डिगामा जो है सबसे पहले जो पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचा, ठीक है। और आप हमको कमेंट करके बताइए कि वास्को डिगामा भारत कब पहुँचा। तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना, ठीक है। जब वास्को डिगामा यहाँ पहुँच जाता है तो पुर्तगाली जो है वो यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जानता है। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन सब ऐतिहासिक बैकग्राउंड की वजह से केरल के जो लोग हैं वो विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है, ठीक है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। चीन के जो व्यापारी थे वो भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें जो है चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उनकी उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई होगी, ठीक है। केरल की जो उपजाऊ ज़मीन जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ की जलवायु जो है चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ की जो चावल खेती के वहीं बहुत उपयुक्त है, जबकि लद्दाख में खेती ही नहीं होती। और वहाँ के लोग अधिकतर लोग मछली, चावल, सब्जी खाते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम ये भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास जो है, अगर हम देखा जाए तो जहाँ केरल और लद्दाख की जो भौगोलिक स्थिति को देखें और फिर उसका इतिहास को भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग है, ठीक है। दोनों क्षेत्रों के इतिहास में से एक ही प्रकार का सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ऊन के व्यापारियों और अपनी ओर खींचा। देखिए, अगर लद्दाख में देखा जाए तो वहाँ ऊन के लिए जो व्यापारियों को अपनी ओर खींचा, और फिर अगर केरल में देखा जाए तो वहाँ मसाला जो है वो पूरी दुनिया में फेमस था। उस टाइम में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था, वो व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। और सबसे पहले जो है वास्को डिगामा केरल ही आए थे, कालीकट, ठीक है। और फिर अगर पता चला तो अगर हम देखें तो क्षेत्र में जो सांस्कृतिक जीवन उनके इतिहास को भूगोल से बड़ी गहरा रिश्ता था, ठीक है। अगर दोनों का देखा जाए तो उनका सांस्कृतिक जीवन जो है उनके इतिहास से, भूगोल से प्राय रिश्ता रखता है। उनका जो है उनसे जो है बहुत प्रभावशाली है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमें वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज परंपराओं में घुल मिल जाते हैं, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो हम जो अपने आसपास, अपने समाज में, जो अपने पड़ोस में जो विभिन्न तरह की विविधताओं के लोग रहेंगे, विभिन्न पहलू के लोग रहेंगे, लेकिन हम उसके साथ जो घुल मिल जाते हैं, उसके रीति रिवाज परंपराओं के साथ जो घुल मिल जाते हैं, ठीक है। रोज़मर्रा के जीवन में अगर हम देखें तो हमें मिलजुल कर काम करना पड़ता है। विविधता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। भारत की जो ताकत का स्रोत है उससे भारत की विविधता ही भारत का अनेकता और उसकी ताकत का स्रोत माना गया। भारत की विविधता को ही उसकी ताकत का स्रोत माना गया। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिला और पुरुष ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। जब अंग्रेज औपनिवेशिक ताकत हमारे ऊपर राज कर रही थी तो विभिन्न भाषा और धर्म के लोग जो है मिलकर, जो है औरत भी मिलकर खिलाफ जो है इसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्र संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल हुए। भारत के जो स्वतंत्र संग्राम में जो है अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग विविधता के लोग जो है शामिल हुए। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, एकजुट होकर इकट्ठा जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है। अंग्रेज का जो ये थिंक था, अंग्रेज का जो नीति था कि वो भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें अलग अलग काफ़ी विविधताएँ हैं, ठीक है।
और इस तरह उनका राज चलेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाने वाली लड़ाई में वह सब एक थे। जब अंग्रेज से लड़ाई लड़ने की बात आती थी, वह विभिन्न जरूर थे, लेकिन जब अंग्रेज से लड़ाई लड़ने की बात आती थी वो एक हो जाते थे। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ बताने वाला बात नहीं, वो गीत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। ये गीत जो है, वो गीत ऊपर में जो है, वो गीत जो अमृतसर में जलियांवाला बाग, हाँ आप हमको कमेंट करके बताइए कि जलियांवाला बाग कब हुआ था। इस हत्याकांड में ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों के पक्षतापूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गई और उसने भी ज़्यादा घायल हुए। ये गीत उन्हीं शहीदों को याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारत झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। ठीक है, यहाँ तक देखिए। वहाँ अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसमें जो है कई लोग जो है एक शांतिपूर्ण रूप से जो है जमा हुए थे अमृतसर में, जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, जिस पर खुलेआम गोली चला दी गई थी। हिंदू मुसलमान उसमें सब मारे गए थे। ठीक है, आपको वो बात आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। हिस्ट्री जो 6 to 12 क्लास जो है 6 to 12 तक का हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी जो है, हम आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप वहाँ से जो है सुजीत सर को अच्छे से, सुजीत सर पढ़ा रहे हैं वहाँ, हिस्ट्री जो आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो तो बताने का है नहीं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है स्वतंत्रता संग्राम गीत और जो विविधता के प्रति हमारा विश्वास जो है बनाए रखने के लिए चिन्ह जो है भारतीय झंडे जो है, भारतीय झंडे की कहानी जाननी होगी। ठीक है, जानती होगी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के जो झंडे की परिकल्पना की गई थी, इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भारत के जो झंडे की परिकल्पना यानी जो बनाई गई थी, उसको जो है भारत के जो है सारे लोगों ने अंग्रेज के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब जो है भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था भारत की खोज। उसमें भारत एकता का कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं। भारत एकता जो है यूनिटी ऑफ द कंट्री जो है वो बाहर से थोपी हुई कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है और इसके अंदर अलग अलग तरह का विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें जो इसके अंदर जो अलग अलग तरह का विश्वास और प्रथाओं और धर्म को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया। इसमें जो है इस किताब में जो है इस टॉपिक में विविधता को पहचाना और उसको प्रोत्साहित किया जाता है। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए कहा था, अनेकता में एकता। इसका विचार हमें क्या दिया, इसका जो है अब यहाँ से बता देते हैं। देखिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो गीत जो है विविधता के प्रति जो हमारा विश्वास बनाए रखने के लिए अपने भारतीय झंडे की कहानी जानती होगी कि स्वतंत्रता संग्राम के जो दौरान ही भारत के जो झंडे की परिकल्पना की गई थी, मतलब उसके जो झंडे के स्ट्रक्चर बनाया गया था, इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू की जो बुक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, उसमें उन्होंने विविधता का वर्णन करते हुए कहा था कि एकता जो है, भारत की जो एकता है वो बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि हमारी प्रथा, हमारी सांस्कृतिक, हमारे समाज का ही हिस्सा है। ठीक है, प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना थी। इसमें विविधता को पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, और भारत की खोज में ही जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अनेकता में एकता का विचार का जो वर्णन किया। जी, भारत की विविधता का जो वर्णन करते हुए जो जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज में कहा, अनेकता में ही एकता का विचार जो है उन्होंने कहा, हमें दिया था। इसका विचार जो है उन्होंने ही हमें दिया था, अनेकता में एकता का विचार दिया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप तक अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए। इससे ये होगा कि हमारा लेटेस्ट से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आता रहेगा। और दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और फिर हमें इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है,
और जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बोले हैं कि वो कमेंट कीजिए, कमेंट करने से ही हमारा हौसला बढ़ता है। और हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे विविधता में जो है कैसे भेदभाव पैदा किया जाता है या फिर उसकी जो है खामियां क्या है वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, आपको इसमें जो अच्छा लगा वो आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर हम और ना एक बात ये है कि हिस्ट्री का जो 6 to 12 जो है NCERT जो है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ इनक्रेडिबल IAS अकेडमी से आप पढ़ सकते हैं। 6 to 12 NCERT जो है वो सुजीत सर जो है पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।